हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा जो कि 18/7/25 को आयोजित की गई थी, उसके अंतर्गत दिए गए जीएस के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी तथा बीपीएससी टीआरई 4 इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। तो ये कथन गलत है। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला स्टेटमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। तो ये कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है। पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है बीपीएससी मेंटोर 1। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप है। तो एएलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एएलयू ये कंप्यूटर में सीपीयू का एक घटक है। मान लीजिए कि ये सीपीयू है, तो इसके अंतर्गत एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध। और यह मंच वर्ष 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलेग्री में शुरू हुआ था। और यह मंच नव उदारवादी वैश्वीकरण और इसके नकारात्मक प्रभावों का विरोध करता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे, अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आवृत्ति को देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसके तहत सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद फिर विजिबल लाइट होता है यानी कि दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और उसके बाद सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव्स की होती है। वही वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है और उसके बाद वेवलेंथ घटता है यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज का होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उसके बाद फिर एक्सरे की होती है और इसी क्रम में इसके बाद फिर अवरक्त हो जाएगा और फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों की होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है और इसी दिन वर्ष 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का सफल संचालन किया गया था। नेक्स्ट है, हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। हरित रसायन विज्ञान यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना है जिससे कि खतरनाक पदार्थों का उपयोग या फिर उत्पादन कम से कम हो या फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जिससे कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है। तो डीसी करंट का स्रोत लिथियम आयन बैटरी होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के मिश्रण से बनती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व मौजूद है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या फिर व्यवसायों के पास होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है।
नेक्स्ट है छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक है तो ब्लूटूथ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका रेंज लगभग 10 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है तो इसे इमल्शन कहते हैं। ऑप्शन बी, एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव इमल्शन कहलाता है और इमल्शन का उदाहरण है दूध, मक्खन आदि। वहीं एरोसॉल ये गैस में निलंबित ठोस कण या फिर तरल के बूंदों का मिश्रण है जैसे कि कोहरा, धूल, धुआं आदि। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या में कितने बाइट्स हैं तो हमें पता है कि एक बाइट्स में 8 बिट होता है और प्रश्न में दी गई बाइनरी संख्या में कुल 16 बिट है तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाइट्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटो कब अस्तित्व में आया तो ये अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्क रूटे हैं। नेक्स्ट है लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ये कथन गलत है। लुईस का सिद्धांत ये इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण की अवधारणा पर आधारित है और इसके तहत अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही होते हैं तथा क्षार ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। अगला प्रश्न है लिनक्स में सभी प्रोग्राम डैश के रूप में निष्पादित होते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। लिनक्स में सभी प्रोग्राम प्रोसेस के रूप में निष्पादित होते हैं। अगला प्रश्न है ओसेलॉट क्या है तो ये एक क्वांटम चिप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओसेलॉट अमेज़न के द्वारा विकसित किया गया एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ओसेलॉट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का गुण है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं और उस नए पदार्थ की संरचना और गुण मूल पदार्थ से अलग होता है और ये आमतौर पर इरिवर्सिबल होता है। इसके लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये कथन गलत है क्योंकि रासायनिक प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों हो सकती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों में होता है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रासायनिक प्रक्रियाएं ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है तो परिष्कृत पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n = निर्वात में प्रकाश की गति c डिवाइडेड बाई उस माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है यानी कि v। तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और यहाँ पर उस माध्यम का वेग दिया गया है तो यहाँ पर उससे डिवाइड कर देंगे यानी कि 2 × 10⁸ तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2 = 1.5 तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट है CSV फाइलें डैश फाइलें हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा टेक्स्ट फाइल और यहाँ पर CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और ये एक प्रकार की टेक्स्ट फाइलें होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC के अध्यक्ष हैं तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC एक उच्च स्तरीय समिति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, FDI तथा आर्थिक नीतियों से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा और निर्णय करती है और इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोक एक तो ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रोक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क की कंपनी XAI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में भारत शीर्ष पर है। नेक्स्ट है पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है।
नेक्स्ट है संपीड़न और विरलन किससे संबंधित घटनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। संपीड़न और विरलन ये अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की विशेषताएं हैं और ध्वनि तरंग ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB ये 1024 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो समस्थानिक जो है ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिसमें कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण अलग अलग होती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा C612 तथा C613। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वहीं समभारिक यानी कि आइसोबार्स ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा नमकीन पानी यानी कि सॉल्टेड वाटर। नेक्स्ट है स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो इसे यूके और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल इसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका अन्य नाम स्टॉर्म शैडो भी है। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस पोर्टल का नाम डिपो दर्पण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इपॉक्सी। इपॉक्सी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार कठोर हो जाने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है। वहीं थर्मोप्लास्टिक को दोबारा से गर्म करके नरम किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि ए और बी नॉर गेट के इनपुट हैं तो उनका आउटपुट है। ए और बी नॉर गेट के इनपुट हैं तो उसका आउटपुट ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, क्योंकि नॉर गेट और प्लस नॉट गेट होता है। नेक्स्ट है भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप है, तो इस स्टार्टअप का नाम डी हार्ट है, ऑप्शन बी। भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप डी हार्ट है। नेक्स्ट है पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें तारामंडल कहा जाता है, ऑप्शन सी यानी कि कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसे कई बार मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा थी, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पाली भाषा ये उस समय की आम लोगों की भाषा थी और ये बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारणों में से एक था। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। देखिए ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं ये ज्वलनशील नहीं होता है बल्कि ये दहन का समर्थन करता है और पदार्थों को जलाने में मदद करता है। गैस होने पर यह हरा दिखाई देता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसे कहते हैं जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद कणों जैसे कि धूल, गैस के अणु आदि से टकराता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। और यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आकाश नीला दिखाई देता है। वहीं इंद्रधनुष का निर्माण ये प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वहीं एक प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करना यह प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2021 में। देखिए TPNW यानी कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये 7 जुलाई 2017 में अपनाया गया था
और ये 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ था। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था, तो 2021 में लागू हुआ था। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये 2021 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका माप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी में कार्बनिक प्रदूषक। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की माप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत आवेश। चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील आवेशों या फिर विद्युत धाराओं पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि विद्युत धारा ये भी गतिशील आवेशों का प्रवाह है और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये स्थिर आवेश पर कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट है हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान है। ये कथन गलत है। हीरा जो है ये कार्बन परमाणुओं से बना होता है, ये सही है। यह बिजली का खराब संवाहक है यानी कि बिजली का कुचालक होता है, तो ये कथन भी सही है। और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो यह कथन भी सही है। वहीं हीरे की क्रिस्टल संरचना चतुष्फलकीय होती है, वहीं ग्रेफाइट की संरचना ये षटकोणीय वलयों की एक परतदार संरचना होती है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो इसका आयोजन बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्पार्टेम जो है ये एक कृत्रिम स्वीटनर होता है, वहीं सुक्रोज ये एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज ये टेबल शुगर नहीं है, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, और ग्लूकोज डाइसैकेराइड तो ये भी गलत है, और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विंडोज को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफॉल्ट मोड है, तो ये कथन गलत है। सेफ मोड का उपयोग ये किसी ट्रबल शूटिंग या फिर सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डेटाबेस प्रोग्राम है, तो ये कथन भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डेटाबेस प्रोग्राम जैसे कि ओरेकल, माईएसक्यूएल आदि होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है वार्सो संधि, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सैन्य गठबंधन था। वार्सो संधि संगठन इसका गठन 1955 में नाटो के प्रत्युत्तर में पूर्व सोवियत संघ तथा इसके सहयोगी देशों के द्वारा किया गया था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।